नमस्कार, मैं नेहा और आज के हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सभी के सेहत का ख्याल रखेंगे और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हेलो डॉक्टर के जरिए हम ऐसी हेल्थ इश्यूज पे बात करेंगे जिसको हम कभी कभी अपने डॉक्टर से पूछने में हिचकिचाते हैं या इसलिए भी नहीं पूछते कि डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो हेलो डॉक्टर के तरफ से हम आपके शहर के डॉक्टर को लाएंगे आपके करीब और पूछेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे सवाल और बताएंगे आपको उसकी रेमेडीज और प्रिकॉशंस। बस करिए एक फोन कॉल या कीजिए मेल अपने सवालों का और पाइए जवाब हमारे यानी हेलो डॉक्टर के साथ। हमारा बस एक संकल्प रहेगा, आपको स्वस्थ और निरोग बनाना। तो जिस तरह हम आपका ख्याल रखेंगे आपको भी हमारा ख्याल रखना है, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके। तो हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन सजेशन बॉक्स आप किस हेल्थ इश्यूज पे रहना चाहते हैं अपडेट हमारे यानी हेलो डॉक्टर के साथ। नमस्कार, न्यूज़ 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह आपको हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में लेकर आया हूं। आज आपको डॉक्टर रीता मिश्रा जी से मिलवाने जा रहा हूं। दर्शकों, आपको ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है और ये सोशल वर्कर भी हैं। ग्वालियर में काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं। सोशल वर्कर में काफ़ी संस्थाओं में सहयोग भी करते हैं, जैसे सेवार्थ पाठशालाएँ चलती हैं उसमें भी। लेकिन आज हम आपको जीवन की कुछ बीमारियां हैं जिससे आप सवालों से हिचकिचाते हैं, डॉक्टरों से पूछने में शर्माते हैं, तो हम ऐसी बीमारियों के बारे में डॉक्टर रीता मिश्रा जी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। लेकिन कुछ सवालों के साथ आपको डॉक्टर रीता मिश्रा जी के साथ पहले परिचय कराते हैं कि डॉक्टर रीता मिश्रा का पूरा परिचय। डॉक्टर जी, आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका पूरा परिचय जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, रूबरू होने के लिए पब्लिक से। मैं डॉक्टर रीता मिश्रा, मैं पिछले 40 साल से गायनिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ और लगभग 35 इयर्स से कमला राजा हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ, जहाँ मैंने स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में कार्य किया है एज ए स्पेशलिस्ट। और अभी वर्तमान में मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ और कमला राजा अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ। आज के दौर में कुछ ऐसी बीमारियां चल रही हैं जिससे लोग हिचकिचाते हैं डॉक्टरों से पूछने में या फिर डॉक्टरों से कुछ ऐसा, कोई डॉक्टर ऐसा जैसे कोई सवाल का जवाब दे, जैसे सवाल के वो सवाल ना करते हुए ऐसी छिपा के रखते हैं कुछ सवाल, और कुछ प्रश्न बताते नहीं हैं डॉक्टरों को। तो कुछ ऐसी आजकल की जो बीमारियां हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या उपाय करना चाहिए महिलाओं को, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी का मतलब होता है एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे वजाइनल रूट से, जो कि एक नॉर्मल रूट है किसी भी डिलीवरी का। और इस डिलीवरी के लिए हमको अलग से कोई बहुत मेज़र नहीं करने होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर हमारी डिलीवरी पूरे 9 महीने के अंतराल में नॉर्मल रहती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होता है, जिसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर प्रेगनेंसी के साथ या तो माँ में होंगे या बच्चे में ऐसे होंगे। तो अगर माँ के साथ कोई बीमारी नहीं है, माँ की बॉडी में कोई इस तरह का फैक्टर नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई हर्डल हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांसेस रहते हैं। साथ ही बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशियस नहीं है, या बच्चा IVF से या फर्टिलाइजेशन से तो नहीं हो रहा है, बहुत सालों बाद तो नहीं हो रहा है, उल्टा तो नहीं है, आड़ा तो नहीं है, उसकी आंवल कहीं नीचे तो नहीं फंस रही है कि अगर हमने नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई किया तो नॉर्मल डिलीवरी बच्चे को रिस्क हो जाएगा, या बच्चे का मुंह ज़्यादा बड़ा है, माँ की हड्डियाँ बहुत छोटी हैं, माँ को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ या अन्य तरह की ऐसी बीमारियाँ हैं, माँ को मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, काफ़ी मुश्किलों से, काफ़ी अबॉर्शंस के बाद, काफ़ी प्रीमेच्योर डिलीवरीज़ के बाद अगर ये बच्चा आया, तो अगर इस तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर होते हैं
तो आज के समय में बच्चा उल्टा है, तो आज के समय में ये माना जाता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी में कोई खतरा ना उठाकर उसको ऑपरेशन करें। लेकिन इसके अलावा अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है, माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उसने पूरी तरह से न्यूट्रिशन लिया है, बच्चा सीधा है, जगह पर्याप्त है, पूरे 9 महीने तक बच्चे ने पूरा टाइम लिया है, माँ को कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई पेन्स नहीं हुए, वो अच्छी तरह से खा रही है, अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर रही है, अच्छी तरह से अपना काम कर रही है, तो नॉर्मल डिलीवरी के बहुत बहुत आसार रहते हैं। लेकिन आजकल के समय में लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि शादियां बहुत लेट, आपको मालूम होगा कि पुराने समय में नॉर्मल डिलीवरियों की रेट बहुत ज़्यादा थी और ऑपरेशन की रेट बहुत कम थी। लेकिन उसका कारण ये था कि शादियां बहुत प्रॉपर टाइम पर होती थी। अब शादियां ही बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, मान लीजिए 30-35 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं, तो और बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, और इसलिए फिर ऑपरेशन के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो पूरी तरह से सॉलिड हो जाती हैं, लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके लिए बोन्स और लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे का सिर तभी नॉर्मल रूट से निकल पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आने लगी है। उस समय महिला गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होती थी, महिला जो स्त्री रोग विशेषज्ञ पहले पुराने ज़माने में नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन के लिए। क्या अपन उसके ऑपरेशन की वजह कुछ ऐसे बचाव नहीं है जो नॉर्मल डिलीवरी हो सके, या कुछ ऐसे उपाय जैसे किस तरीके से एक्सरसाइज, आजकल लोग बोलते हैं कि कुछ एक्सरसाइज हैं या फिर कुछ वर्क वगैरह जिससे कि वो नॉर्मल डिलीवरी, खान पान, किसी ऐसा कोई उपाय बताएं। देखिए, प्रेगनेंसी होते से ही सबसे पहले तो जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, हमको उसका बारे में जैसे ही पता चलता है कि वुमन प्रेग्नेंट हो गई है, तो हमको उसकी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वुमन माल न्यूट्रिशन में गई या बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा है या अंडर वेट है, दोनों स्थिति में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरीज के या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। फिर उसको कोई बीमारी तो नहीं है, इसके सारे इन्वेस्टिगेशंस उसके शुरू से ही हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल है, जो भी जाँचें उसकी कराई गई सब नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड में सारी स्थिति नॉर्मल है, तो फिर हम उसको नॉर्मल वॉकिंग के लिए, सुबह शाम वॉकिंग के लिए बोलते हैं, एंड में उसको एक्सरसाइजेस के लिए भी बोलते हैं, जिससे कि उसकी जो पेल्विक फ्लोर है उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर, आपने जैसे पहला ही लाइन बोली कि आजकल डॉक्टर हैं, कहने का मतलब यही था कि आजकल डॉक्टर होने के बावजूद भी ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एक समय था जिस समय डॉक्टर्स नहीं थे, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मैटरनल मॉर्टेलिटी और एक फीटल मॉर्टेलिटी, बच्चे की मॉर्टेलिटी, मतलब माँ की प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु दर और बच्चे की प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद होने वाली मृत्यु दर, ये बहुत ज़्यादा हाई थी। हम ये तो देख रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद कितनी माताओं की डेथ हो जाती थी या कितने बच्चों की डेथ हो जाती थी, उस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये ऑपरेशन का ईजाद किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक घर में, आप देखिए पिछले समय की स्टेप मदर्स थी, 2-2 शादियां लोगों की बहुत होती थी। अब आज के समय में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि डिलीवरी के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए। 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, 2 भाई बहन, हमने अपने घरों में भी देखेंगे कि एक ना एक भाई बहन तो किसी ना किसी का खत्म हुआ ही होगा। पर आज के समय में कोई भी ये नहीं चाहता कि 2 बच्चों के अलावा हम तीसरा करें और वो खत्म हो जाए। मदर्स भी अब वर्किंग हो गई हैं और काफ़ी सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो गया है। तो नॉर्मल डिलीवरी का जो संख्या है कम होने के पीछे ये भी एक कारण है कि अब हर किसी को माँ और बच्चा पूर्णतः स्वस्थ चाहिए होता है, किसी भी तरह का, ना तो डिलीवरी के दौरान ना नॉर्मल डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन चाहिए होता है। लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी हो रही हैं, लेकिन ऑपरेशन का भी जो नंबर है वो इसी कारण से बढ़ रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, डिसीजेस बहुत बढ़ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ रहे हैं, दूसरा डायग्नोसिस हो गई है। हमारे पास पहले तो कोई रास्ता ही नहीं था, अगर बच्चा उल्टा भी है तो चाहे कुछ भी हम उसको ज़बरदस्ती डिलीवरी कराएंगे, चाहे बाद में सिर्फ फंसे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब हमारे पास रास्ता है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है जो हमें जल्दी से बता देता है कि अंदर अगर हम आगे कुआं है मत कूदिए इसमें, तो हम उसका फिर जल्दी से ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल दें। तो ये भी एक कारण है कि ऑपरेशन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गई है। लेकिन नॉर्मल अगर कोई आपको रिस्क नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल जाना चाहिए और
कंप्लीटली एक्टिव रहें, पूरे 9 मंथ्स कोई रेस्ट नहीं करें, आराम से नॉर्मल रहें। 37 वीक्स के बाद नॉर्मल पेन उठते हैं, नॉर्मल मुंह खुलता है, हेड नीचे आ जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांसेस होते हैं। वॉकिंग जरूर करें, थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो करें, और डाइट बहुत अच्छी से लें, इम्यूनाइजेशन करें, कोई भी बीपी वगैरह रेज ना होने दें, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसका टाइम से ट्रीटमेंट ले लें। जी जैसे आपने बताया कि प्रीमेच्योर जो केस आजकल काफ़ी ज़्यादा हद तक हो रहे हैं, जैसे उसका कोई समाधान या उसका कोई उपाय हो तो आप बताएं। देखिए, प्रीमेच्योर डिलीवरी में भी मैंने आपको बताया कि जो कॉजेज़ हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अब प्रीमेच्योर डिलीवरी रोकने के लिए, प्रीमेच्योर डिलीवरी होती क्या है, नॉर्मली हम आपको बताते हैं कि 40 वीक्स में डिलीवरी होनी चाहिए। जो डिलीवरी की डेट देते हैं वो 40 वीक्स देते हैं, लेकिन जब 37 वीक्स का, लगभग 8.5 महीने का शिशु हो जाता है तो हम उसको पूर्णतः परिपक्व मानते हैं, और 37 वीक्स की डिलीवरी को हम नॉर्मल डिलीवरी मानते हैं। 37 वीक्स के पहले, अगर 34 से लेकर 37 वीक्स के बीच में अगर डिलीवरी होती है तो ये भी प्रीमेच्योर डिलीवरी है, लेकिन ये बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन अगर 28 से 32 के बीच में अगर बच्चे की, या 32 से 34 के बीच में बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो ये मॉडरेट प्रीमेच्योरिटी कही जाती है, और इसमें बच्चे को काफ़ी रिस्क हो सकता है और एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन 28 टू 32 वीक्स के बीच की जो डिलीवरी होती है ये काफ़ी एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी में चली जाती है, और उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरीज़ के जो भी कॉजेज़ हैं वो वही सेम कॉजेज़ हैं, मैटरनल, फीटल और प्लासेंटल। माँ में जैसे यूट्रस में कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए यूट्रस उसका प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई दीवार जिसे बोलते हैं सेप्टम है, या यूट्रस 2 भागों में बटा हुआ है, उसको हॉर्न, रुडिमेंट्री हॉर्न बोलते हैं, उसका एक हिस्सा डेवलप नहीं हुआ, एक हिस्सा डेवलप हो गया जिसको हम रुडिमेंट्री हॉर्न शेप बोलते हैं, या यूट्रस में कोई गांठें हैं, पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से भी नॉर्मल प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। एक होता है उसका जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का मुंह होता है, वो बहुत जल्दी ढीला हो जाता है और खुल जाता है, जैसे किसी के बार बार रिपीटेड अबॉर्शन हुए हैं तो उसमें भी इस तरह की समस्या आ जाती है। तो अब जो हम 12वें हफ्ते में जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें ही हम सर्विक्स की लेंथ को देख लेते हैं। अगर ये हमको लेस देन 2 to 2.5 सेंटीमीटर दिखती है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो पेशेंट है ये प्रीमेच्योर डिलीवरी में जा सकती है। तो हम उसका सीरियल वाइज जो उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीरियल वाइज उसका एग्जामिनेशन करते हैं। कोई कारण है, मान लीजिए उसको कोई इन्फेक्शन की वजह से, माँ को कोई बीमारियाँ हो सकती हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट की डिसीज़ है, थायराइड की डेफिशिएंसी है, इन चीज़ों के कारण भी हो जाता है। कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, सडनली बहुत तेज फीवर आ गया, आजकल डेंगू बहुत फैला, इस तरह की कोई घटना हो गई, टाइफाइड हो गया, तो उससे भी बेबी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कोई एक्सटर्नल प्लासेंटा में कोई डिफेक्ट है, प्लासेंटा अपनी जगह पे नहीं है, जिसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं या APH बोलते हैं, कोई ब्लीडिंग अगर उसको पहले हो गई तो इन केसेस में भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। फिर बेबीज़ में अगर IVF कराया हो या मल्टीपल हो, ट्विंस हो, उनमें भी प्रीमेच्योर का बहुत चांसेस रहता है। अगर अंदर जो है बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो उसमें भी बहुत चांसेस रहते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी के। तो डिलीवरी रोकने के लिए मेन है उसकी डायग्नोसिस, कि हमको ये कोई कारण है तो हम समझें कि ये कारण होने पर प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं, तो हम उसका ढंग से ट्रीटमेंट करें। और दूसरा, अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, जो मैंने आपको बताया 12वें हफ्ते में सर्विक्स के बारे में पता चल जाता है कि वो जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि जैसे ही सर्विक्स खुल जाएगा तो प्रीमेच्योर डिलीवरी और मेम्ब्रेन फट करके पानी निकलने की समस्या होने लगती है। तो उसके लिए हम 16 to 20 वीक्स के अंदर टाँका लगा के सर्विक्स को बंद कर देते हैं, जिससे उसको कहते हैं सर्वाइकल सरक्लाज ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन के द्वारा भी हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को कर सकते हैं। कई टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं कई सारे, तो उनका हम, जैसे साइटोमेगालोवायरस है, रूबेला है, इस तरह के, तो उनका इन्फेक्शन ट्रीटमेंट हम पहले से करेंगे। प्लस इस तरह के पेशेंट को हम पहले से बता के रखेंगे कि वो पेन्स के बारे में जानकारी रखे। ऐसा ना हो कि घर में उसे पेन्स होते रहे और वो एकदम लेट आए। तो अगर अर्ली से अर्ली जैसे उसको पेन्स होते हैं वो तुरंत हमारे पास आए। फिर हम, मान लीजिए कोई हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रीमेच्योरिटी में जाती है, तो हम उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक एसिड जो इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं।
टोकोलिटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे अगर जल्दी से पेन शुरू हो रहा है हल्का सा और अभी बेबी का टर्म पूरा नहीं हुआ है तो हम पेशेंट को एडमिट करके वो ड्रग्स भी उसको देते हैं जिससे कि यूट्रस रिलैक्स हो जाए और प्रीमेच्योरिटी ना हो। तो ये सारे कारण को अवॉइड करके न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना, मतलब तमाम सारे कारण हैं जिनकी वजह से प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। कई ड्रग्स जो बच्चे को हार्मफुल होती हैं, स्ट्रेस है, मेंटल टेंशन है, उसकी वजह से भी कई बार प्रीमेच्योरिटी होती है। इंजरी, कई बार आपने घर में देखा डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कई बार महिलाएं आती है कि मैडम पति ने गुस्से में लात मार दिया, घर वालों ने मार दिया, तो उसकी वजह से भी पेन्स इंड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनसे अपने को बचना चाहिए। और मेन जो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का फैक्टर है। कोई भी वजाइना में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, तो उसका ट्रीटमेंट हम शुरू से करेंगे। तो अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री है जहाँ पर पहले प्रीमैच्योर डिलीवरी हो चुकी है तो दोबारा प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को शुरू से ही हम काफ़ी ज़्यादा अपने सुपरविज़न में रख के उनका ट्रीटमेंट रखते हैं जिससे कि वो डिज़ायर्ड वीक्स तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सके। जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि प्रीमेच्योर डिलीवरी के बारे में कुछ सावधानियां भी बताई, कुछ आपने उपाय भी बताए। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा मिसकैरेज डिलीवरी। जो मिसकैरेज क्या होता है, मिसकैरेज के बारे में आप पूरी जानकारी देंगे दर्शकों को। मिसकैरेज क्या चीज़ है ना। महिलाओं को काफ़ी ये कम से कम स्टार्टिंग से ही होने लगता है मिसकैरेज, और इसका कोई निदान उपाय बताएंगे। मिसकैरेज नॉर्मल भाषा में अबॉर्शन कहते हैं। और ये अबॉर्शन हमारे यहाँ दो ट्राइमेस्टर्स में होते हैं। एक हमारी जो पूरी प्रेगनेंसी है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 3-3 महीने के। फर्स्ट 3 मंथ्स को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड बीच वाले 3 मंथ्स को बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट वाले को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना कर पाए, जो बच्चा अंदर आया लेकिन वो रह ना सका और निकल गया, तो उसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कहते हैं, मतलब 12 हफ्ते तक। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन तब कहते हैं जब बेबी 20 हफ्ते तक भी अंदर कैरी रहा लेकिन उसके बाद वो अंदर नहीं रह सका यूट्रस में और किसी कारण से उसको निकालना पड़ा या निकल गया, तो उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस कहते हैं। 28 वीक्स के बाद हम उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं उसमें भी सेम है, उसके भी जो कॉजेज है, 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी प्रेगनेंसी में 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, माँ और बच्चा। तो या तो बच्चे में कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर माँ में। यहाँ पर हम बच्चे के डिफेक्ट की बात करते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल 1-1.5-2 हफ्ते में, वो ज़्यादातर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे, उनमें जो भी डिसीजेज होती हैं और उनका अभी हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं, हम पता नहीं लगा पाते, पर जनरली मेनली जो ओवम डिफेक्ट, मिस्ड अबॉर्शंस होते हैं, ब्लाइटेड ओवम होते हैं, ओवम में या स्पर्म में इस तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो वो आगे कंटिन्यू प्रेगनेंसी को नहीं कर पाते, ऑर्गन उसमें डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये तो फीटल रीजंस हो जाते हैं जनरली। फिर वही अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि IVF हुआ, जैसे किसी ने टेस्ट ट्यूब बेबी किया, उसमें कई बार 2 या 3 बच्चे तक डेवलप हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चा तो कंटिन्यू कर रहा है पर बाकी 2 का अबॉर्शन हो गया, या अगर ट्विन प्रेगनेंसी तो एक बच्चा तो कंटिन्यू कर रहा है, बाकी 1 का अबॉर्शन हो गया और कभी कभी 2 का भी अबॉर्शन हो गया। फिर टॉर्च इन्फेक्शन, थायराइड की इंटरफिशिएंसी, इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जो टॉर्च इन्फेक्शन है उसमें रुबेला, साइटोमेगेलो वायरस, हर्पीज इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी ये हमको काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस और सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस देखने के लिए मिलते हैं। फिर मदर के जितने भी कॉजेज़ है, जो मैंने प्रीमेच्योरिटी में आपको सारे कॉजेज़ बताए कि यूट्रस में ही कोई डिफेक्ट है, कि अब यूट्रस 2 पार्ट में बटा हुआ है तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा कि बेबी को ग्रो कर पाए, तो नेचुरली वो अबॉर्शन में चला जाएगा। बाकी फिर अबॉर्शन के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, जिसमें कि जो मदर है वो हमारे पास आती है कि हमको मैडम पेन हो रहा है, थोड़ी ब्लीडिंग भी हुई है, लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चा अभी भी अंदर ठीक होता है, मुंह बंद होता है, कोई खराबी नहीं होती है और कोई कॉज नहीं होता है। तो ऐसे केसेस को हम थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं और इन अबॉर्शंस को हम टाइम रहते ट्रीटमेंट देके रोक सकते हैं। एक होता है इनएविटेबल अबॉर्शन, जिसमें हमारे पास आती है कि मैडम हमको बच्चा रोकना है हर हालत में, लेकिन उसको पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है और अब हम बच्चे को किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। एक होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, जिसमें ऑलरेडी आधा बच्चा बाहर निकल चुका होता है, केवल कुछ पीसेज अंदर रह जाते हैं, तो हमको वो DNC वगैरह से निकालने पड़ते हैं।
चौथा होता है कंप्लीट अबॉर्शन, की मरीज घर से ही आई है कि सब अबॉर्शन हो गया, उसके बाद सब निकल गया, फिर वो हमारे पास चेकअप के लिए आई है। तो इस तरह के अबॉर्शंस जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहते हैं। गांव वाली तो कई लेडीज़ को हमने देखा 3 मंथ्स में वो आगे मैडम सब निकल गया, और जब वो यहाँ आई तो पता चला कम्प्लीटली अबॉर्शन हो गया। तो ये जो मिसकैरेजेस हैं इसके लिए भी हमको सेम सारे इन्वेस्टिगेशंस मदर के कराने पड़ते हैं कि मदर को कोई डिसीज़ तो नहीं है, मदर को कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, मदर के यूट्रस जो बच्चा पड़ने के अबॉर्शन के बाद पूरे यूट्रस का हम देखते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी भी करके देखनी पड़ती है कि अंदर से यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, या कोई इस तरह की ड्रग्स तो मदर ने, जो प्रीमेच्योरिटी के मैंने आपको जितने भी कॉजेज़ बताए वो सब यहाँ पर भी इम्प्लाई होते हैं और वो मिसकैरेजेस में भी आते हैं। अगर हैबिचुअल अबॉर्शन भी होता है जिसमें कोई कारण भी नहीं होता, कई बार कोई कारण नहीं मिलता, उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, और लगातार 2, 3, 4 बार उनके जो हो रहा है, तो उसमें हम मान के चलते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज होती हैं कि जो नॉर्मल सेल्स है बेबी के, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, जिसको हम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो उन केसेस में भी अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है ये, और बहुत सारे उसके इन्वेस्टिगेशंस करके हमको देखना पड़ेंगे कि ये मिसकैरेजेस के कारण क्या है, और उस कारण को दूर करके ही फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों को मिसकैरेज प्रीमेच्योर डिलीवरी के बारे में। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल करना चाहूँगा कि आजकल जो महिलाओं में, गर्भवती महिला हों या कोई भी महिला हों, उनमें कैंसर की कुछ जैसे आज की कैंसर पाया जा रहा है, मरीजों के अंदर इतना वो है कि भय है कैंसर से कि कौन सा कैंसर, किस तरीके के कैंसर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप ये कहाँ से कैसे उत्पन्न होता है, इसका पूरा निदान क्या है, ये कैंसर कैसे बनता है, तो बिल्कुल आपसे पूरी जानकारी लेंगे। बिल्कुल देखिए, महिलाओं में 3-4 तरह के कैंसर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक है सबसे ज़्यादा कॉमन महिलाओं का कैंसर है, वो है ब्रेस्ट कैंसर। वो इस तेज़ी से बढ़ रहा है कि भविष्य अभी कर हर 20 महिला में से एक को कैंसर की संभावना है, और आगे चल के जिस तेज़ी से बढ़ रहा है हर 8वीं महिला में एक कैंसर होने की संभावना रहती है। दूसरे नंबर का कैंसर है बच्चेदानी के मुंह का, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर रहते हैं, वो भी बहुत कॉमन है। उसके बाद फिर एक होता है एंडोमेट्रियल कैंसर, जो कि बच्चेदानी की लाइनिंग होती है अंदर, एंडोमेट्रियम, उसका कैंसर होता है, और ओवरीज का कैंसर जो ओवेरियन ट्यूमर्स। ये 3-4 तरह के कैंसर्स महिलाओं में बहुत कॉमन है। इसमें से हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। हम बच तो नहीं सकते कैंसर से, क्योंकि कैंसर होने के कई सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस, लेट मैरिजेस, लेट अर्ली, जो फूड है हमारा वो एडल्ट्रेटेड है, कार्सिनोजेनिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि फल भी हम पका रहे हैं, उसमें भी हम कुछ जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका भी माना जाता है, प्लास्टिक का यूज़ भी माना जाता है। और अगर आपको किसी रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है, आपके घर में कोई हिस्ट्री है पहले से, जेनेटिक भी जिसको बोलते हैं कि पहले से कैंसर की कोई हिस्ट्री है, तो आपको कैंसर जल्दी से हो सकता है। लेकिन इनमें से कुछ कैंसर से हम जल्दी बच सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम पहले तो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमको है, जैसे आजकल लेट स्टेज में अगर वो हो रही है, डिलीवरी हो रही है, लेट स्टेज में मैरिज हो रही है, लेट स्टेज में प्रेगनेंसी हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही हैं महिलाएं, तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओवीज हो रही हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, या हार्मोन्स बहुत ले रही हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, हार्मोन की पिल्स ले रही हैं, या अर्ली मीनोपॉज हो रहा है तो फिर मीनोपॉज सिम्टम्स रोकने के लिए पिल्स ले रही हैं। तो सब इन सब कारणों के कारण बढ़ रहा है, तो ये सब कारण हम ठीक करें। इसके अलावा एवरी मंथ अगर 18 साल की उम्र से प्रत्येक लड़की अपने ब्रेस्ट का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं करे, तो बहुत छोटी सी अगर एक मटर के दाने के बराबर भी गांठ होगी तो वो जल्दी से डिटेक्ट हो सकती है। उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी से जांच हो सकती है कि ये सिंपल गांठ है या अल्ट्रासाउंड है, और सिर्फ उस गांठ को निकालने भर से ही कैंसर से ठीक हुआ जा सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर से हम अर्ली डिटेक्शन करके बहुत बिल्कुल 0 स्टेज पर, फर्स्ट स्टेज पर उससे हम बच सकते हैं। लेकिन जनरली महिलाएं ऐसा करती नहीं है, और जब वो लेट स्टेज में, 3rd या 4th स्टेज में जब और अंगों में फैल जाता है तब पहुंचती हैं। इसी तरह से जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो सर्वाइकल कैंसर है,
इसके लिए तो अब टीके आ गए हैं। ये वो अकेला कैंसर है अभी जिसका हम टीके के जरिए बच सकते हैं, मतलब जो हमको हो ही ना, जिसको हम हमारे 2 तरह के टीके आते हैं, गार्डेनिल और सर्वरिक्स, और ये हमको 9 से लेकर 16 साल की उम्र की बच्चियों को ही लगाना है। जब हम इस उम्र में लगाएंगे तो HPV वायरस जो है वो इसके कारण ये सर्वाइकल कैंसर होता है। तो ये जो टीके हैं इस वायरस को ख़त्म कर देते हैं। ये वायरस जैसे आज किसी लड़की की बॉडी में एंटर हुआ तो वो कहो तो 15-16 साल तक बिल्कुल साइलेंट पड़ा रहेगा, या हमारी इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके बाद वो एक्टिव होकर के जो सर्विक्स का ट्रांसफॉर्मेशन जोन है वहाँ पर कैंसर को डेवलप कर देता है। तो इस उम्र में जब बच्चियों का सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है अभी, उनको हम ये वैक्सीन लगा करके बचा सकते हैं। ये वैक्सीन सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी कई तरह के कैंसर से, एनल कैंसर से, माउथ के कैंसर से बचाती है। तो लड़कों को भी, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ही HPV वैक्सीन लगाई जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि अब हिंदुस्तान में ये वैक्सीन बन गई है और बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होने वाली है। अभी थोड़ी इसकी कीमत ज़्यादा है तो मासेज इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी अभी हम लोग इसका काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लड़कियों को ये HPV वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही हम लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत प्रेरणा दे रहे हैं महिलाओं में, जा जा करके जगह जगह कि वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें और ब्रेस्ट कैंसर से भी बचें। प्लस जो 40 साल की महिलाएं हैं वो आकर के एक बार अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी ज़रूर कराएं, मेमोग्राफी जैसे बोलते हैं, जिससे कोई भी उनको पता चल जाए। और 50 ईयर्स के बाद एवरी 2 या 3 ईयर्स मेमोग्राफी कराएं, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उनको जल्दी से पता चल जाए। बाकी जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसमें अगर किसी भी महिला को मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, डर्टी डिस्चार्ज आ रहा है, या पोस्ट मीनोपॉज हो गया, मेंसेस खत्म हो गए फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस तरह के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और ओवेरियन कैंसर में तो गांठ एक बनने लगती है और उनको खुद ही पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ हो रही है, तो वो जब डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। अभी उन दोनों से बचने के लिए हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन ये दोनों कैंसर से हम अवश्य टाइमली इंटरवेंशन करके अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। जैसे आपने काफ़ी विस्तार से कैंसर के बारे में बताया कि ब्रेस्ट कैंसर और बच्चादानी की जो कैंसर है महिलाओं के अंदर काफ़ी हद तक देखने को मिलती है, लेकिन इसके कुछ लक्षण के बारे में, जैसे क्या लक्षण होते हैं इनके, स्टार्टिंग से कैसे बचाया जाए, तो इसमें स्टार्टिंग में महिलाओं को किन तरीके से इनको पता चले कि ये कैंसर ये वाला है, ये इससे हमें प्रॉब्लम आ रही है, इनके क्या लक्षण हैं, ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल डॉक्टर साहब से जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहला लक्षण तो यही है कि अचानक ही कोई महिला को जब कभी किसी भी वजह से पता चलता है कि उसकी ब्रेस्ट में एक गांठ डेवलप हो रही है। इसीलिए हमने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का बोला कि वो खुद अपना एग्जामिन करें और देखें कि दोनों ब्रेस्ट में से किसी ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं बन रही है, या फिर किसी ब्रेस्ट का साइज़ एकदम से बड़ा हो जाता है, गांठ नहीं समझ में आती पर वहाँ पे स्वेलिंग या साइज़ बड़ा दिखने लगता है, स्किन का कलर चेंज होने लगता है, या तो बहुत ब्लूइश सा दिखने लगेगा, या फिर संतरे के छिलके जैसी स्किन भी हो जाती है, जगह जगह उसमें गड्ढे दिखने लगते हैं, निपल से डिस्चार्ज हो सकता है किसी तरह का, या ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज हो सकता है, निपल अंदर की तरफ धंसने लगता है। नॉर्मल ब्रेस्ट अगर हम रोज हर महीने एग्जामिन करेंगे तो हमें पता रहेगा कि नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा है, तो उसमें साइज, शेप, कलर, कंसिस्टेंसी, हार्ड जो गांठ होती है बिल्कुल पत्थर की तरह से हार्ड हो जाती है। कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज़ में अगर बदलाव, निपल से कोई भी स्त्राव अगर इस तरह का दिखता है, ये लक्षण है। साथ में गांठ भी अगर दिखती है। इसके अलावा जो बगल में कांख जिसे बोलते हैं एक्जिला, उसमें भी कोई गांठ महसूस हो सकती है। जो कॉलर बोन जिसे बोलते हैं उसके ऊपर भी कोई लिम्फ ग्लैंड्स बढ़ी हुई मिल सकती हैं। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण मिलते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपने को तुरंत से पता करना चाहिए कि ये हमको है तो नहीं है, और उसकी जांच कराना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्विक्स में से डिस्चार्ज आएगा डर्टी, कोई ग्रोथ फील हो सकती है, जांच में भी दिख सकता है, या छाले के रूप में किसी को पता चलता है। जनरली फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। ब्लीडिंग बीच बीच में टच करने पर ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है, आफ्टर क्वाइटस ब्लीडिंग होने लगती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो वो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस उसमें हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि इसके लक्षण क्या होते हैं और काफ़ी हद तक जैसे इससे कैसे बचाव किया जाए, तो इसके बारे में आपने काफ़ी बताया। लेकिन आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह रहेगा कि ये महिलाओं के अंदर ही कैंसर पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, की ये पुरुषों में भी होता है?
देखिए, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुतायत में पाया जाता है, लेकिन यह कैंसर मैंने अभी बताया जैसे सर्वाइकल कैंसर तो सर्विक्स तो नहीं है उनके अंदर, पर एनल और माउथ के ओरल कैंसर बॉयज़ को हो सकते हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर भी बॉयज़ को हो सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट जो है मेल्स का डेवलप नहीं होता, पर रूडिमेंट्री निपल जैसा स्ट्रक्चर उनकी बॉडी में होता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर महिलाओं में बहुत ज़्यादा है तो इसके चांसेस कम है, लेकिन डेफिनेटली मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। और अगर उनको ब्रेस्ट की जगह पे कोई गांठ दिखती है, निपल में कोई चेंजेस दिखते हैं, तो उनके दिमाग में ये रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए कि मैं तो मेल हूँ, मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है। वो तुरंत जाकर के डॉक्टर को कंसल्ट करें। कोई इन्फेक्शन है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, लंबे समय तक कोई घाव बन गया है जो ठीक नहीं हो रहा है इस जगह पर, तो वो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कहीं उन्हें भी तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, और बिल्कुल इसके लिए आपने उसके बारे में लक्षण भी बताए और उसकी जानकारी भी बताई। तो बिल्कुल इंटरव्यू एंड करने से पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सबसे अच्छा सवाल ये है कि आपको जैसे हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए महिलाओं को, या नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, या किसी भी तरीके के रोग से बचने के लिए कोई डाइट या कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताएं कि उससे बचाव किया जा सकता है। देखिए, चाहे गर्भवती महिला हो चाहे नॉर्मल लड़कियां हो महिला हो, हमको डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और डाइट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये हमारी डाइट में एक सतरंगी डाइट होनी चाहिए जिसमें हमको सारी चीज़ें मिलें। डाइट में डेली हमको फल, फ्रूट, मेवे, अगर कोई गरीब घर के लोग हैं मेवे नहीं ले सकते तो पुराने ज़माने में गुड़ चना लोग खाया करते थे, वो ज़रूर लें। ये जो आजकल के जो पैक्ड ऑयल आ रहे हैं उसकी जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करें वो, या देसी घी इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर है। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, सारी बीमारियों से बचें, अपने घर के आगे कचरा ना रखें, पानी ना इकट्ठा होने दें। कोई भी सब्जी और फल खाते हैं तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके, क्लीन करके, और फिर उसके बाद ही उसको देखें। खरीदते समय भी देखें कि आर्टिफिशियल रूप से तो उनको नहीं पकाए, क्योंकि आजकल फल आर्टिफिशियल इंजेक्शन से इंजेक्ट करके पकाए जा रहे हैं। सीजनल सब्जियां ज़्यादा खाएं, जिस सीज़न में जो फल मिलता है वो खाएं, वो सब्जी खाएं। फ्रोज़न चीज़ों को ना लें, बाजार के जंक फूड को ना लें, बैलेंस डाइट लें। डाइट में रोटी, सब्जी, दाल, चावल सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हरी सब्जियां ज़रूर खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाना चाहिए। और आप इसके अलावा जो वेजिटेरियन है उनको प्रोटीन का साधन यही है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स ज़रूर लें, या जो भी नॉन वेज डाइट लेते हैं वो उस तरह की डाइट अपनी डाइट में लें। बैलेंस डाइट हमें बहुत चीज़ों से बचाती है, प्लस किसी भी तरह की बुरी आदत से बचें। अगर कोई स्मोकिंग, मॉडर्न लड़कियां बहुत स्मोकिंग करने लगी हैं, ड्रिंक्स भी करने लगी हैं, ड्रग्स भी लेने लगी हैं, और पुराने ज़माने में लेडीज़ बीड़ियाँ बहुत पीती थी। तो ये जो तंबाकू है ये बहुत हार्मफुल है, तो ये भी बच्चे के लिए भी, खुद के हेल्थ के लिए भी, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें अपने को। और अगर किसी भी तरह के घर में कॉम्प्लिकेशन पहले हो चुका है, किसी आपके सदस्य को डायबिटीज़ है, पहले हाइपरटेंशन की बीमारी रह चुकी है, कहीं कैंसर की बीमारी रह चुकी है, तो विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपना चेकअप रूटीनली कराते रहें, क्योंकि जेनेटिक डिसीजेज जो होती हैं वो आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और आपको होने की संभावना रहती है। डॉक्टर आपको जो भी सलाह दे उसका पालन करें, पैक्स के चक्कर में ना पड़ें, और अपने खुद का ट्रीटमेंट ना करके जो भी आपको, जैसे डायबिटीज़ का मैंने देखा है थोड़े दिन दवाइयाँ लेंगी छोड़ देंगी, ब्लड प्रेशर की थोड़े दिन दवाइयाँ लेंगी छोड़ देंगी। ब्लड प्रेशर गर्भावस्था के दौरान बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और झटके तक भी आने की बीमारी हो जाती है उसकी वजह से। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे अपने को बचाएं, अपना हेल्थ को बिल्कुल सही रखें, टाइम से शादी करें, टाइम से बच्चे करें, ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करें, इम्यूनाइजेशन सारे अपने बच्चों का कराएं, खुद का कराएं। रूबेला वैक्सीन से बचना भी बहुत ज़रूरी है, HPV वैक्सीन के साथ साथ। तो अपनी हेल्थ का पूरी तरह से अगर ध्यान रखते हैं तो हम सारी चीज़ों से एक अच्छी नॉर्मल बैलेंस्ड लाइफ खुद भी जी सकते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी उस लाइफ को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने समय दिया हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल में समय दिया और चैनल की बहुमूल्य समय निकालकर आपने जो समय दिया उसके लिए चैनल आपका आभारी। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी के लिए अगर आपको संपर्क करना चाहें तो बिल्कुल डॉक्टर रीता मिश्रा का मैं आपको नंबर कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, और नंबर आपको बिल्कुल शेयर करूँगा, तो आप बिल्कुल कोई भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।